हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमी पर डिस्कशन हमारा फिर से कंटिन्यू हो रहा है। और दोस्तों मैं प्रारंभ में ही बता दूं, सेकेंड ईयर में दो सेशन चल रहे हैं, एक मैक्रो इकोनॉमी का और एक पॉलिटी का। पॉलिटी में हम भारतीय राजनीतिक चिंतक वाला माफ कीजिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाला सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों दोनों सेशनों को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वन बाय वन मिलते रहेंगे ये सेशन। एक दिन समष्टि अर्थशास्त्र का और एक दिन पॉलिटी का। इस प्रकार से वन बाय वन कर चल के मिलता रहेगा। और चूंकि एग्जाम में भी अभी आपके पास में टाइम है, 1 से 1.5 महीना लगभग है, तो दोस्तों उससे पहले हम इस दोनों सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमी के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम डिस्कशन करेंगे समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र के अंतर संबंध को, अर्थात कि इन दोनों के बीच संबंध को भी समझेंगे और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले 2 सेशन हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने कंप्लीटली बात की थी। पहले हमने जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही मोटे मोटे रूप से समझने का प्रयास किया था। चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं, है ना, तो लगभग आपको याद होगा ही वो। और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूरे विस्तार से हमने इससे पहले के दोनों सेशनों में डिस्कस किया है और वह बेहतरीन तरीके से समझने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक्चुअल में संबंध है या डिफरेंस है, मतलब दोनों परस्पर संबंधित है या दोनों में जो है अधिकतम मात्रा में अंतर है। तो दोनों प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों शुरू करें उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, चूंकि आप सेकेंड ईयर में हो दोस्तों, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो एक बार जो है यूट्यूब पर ही हमारा अन्य प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं। वहां पर सभी सेशनों को पूरा सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक, जिस प्रकार से आपको यहाँ बीए के लिए पढ़ाया जाता है ना, उसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक ही वहां पढ़ाया जा रहा है ना। वहां पर साथ ही साथ में उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको वहीं प्रोवाइड किया जाता है हैंड टू हैंड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमें ये 9 टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है। इसमें से पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, महत्व और सीमाओं पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज का सेशन हमारा अर्थात कि सेकेंड टॉपिक होने जा रहा है जिसमें हमें दोनों का अंतर समझना है, क्लियर है। और इसी प्रकार से पूरे 9 ही टॉपिकों की लिस्ट आपके सामने दी गई है, इसको आप पढ़ करके देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और अपने सिलेबस से भी मैच कर सकते हैं। दोस्तों काफी सारी प्रॉब्लमें आप लोगों को आ रही है, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आप लोगों का, 1 मिनट लूंगा। तो दोस्तों देखिए अभी अभी जो है एक मतलब अभी क्या काफी लंबे समय से भी कमेंट भी आती है, व्हाट्सएप पर भी और टेलीग्राम पर भी आती है, चैनल पर भी कमेंट देखने को मिलती है। कई सारी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर मेजर का है ये या माइनर का है ना। ये सर आप सेकंड ईयर बोल रहे हैं, हमारे सिलेबस में तो इसे फर्स्ट ईयर में दिया गया है या थर्ड ईयर में दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चूंकि बीए कर रहे हैं और हम दोस्तों यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म पर है। अब ये यूट्यूब तो दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना, एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। तो इस कारण से सभी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस को एज इट इज तो हम प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो हम हमारा एक कॉमन सिलेबस लेकर चल रहे हैं और आपको करना क्या है, आपका चाहे मेजर हो या माइनर हो, आपको अपना टॉपिक मैच करना है बस। आपका टॉपिक मैच हुआ, अगर हूबहू मैच हो रहा है, अगर आप जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो आपके सिलेबस में है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे वो मेजर में हो चाहे वो माइनर में हो। क्योंकि हम जो टॉपिक जो डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें मेजर और माइनर दोनों को इंक्लूड करके करते हैं, ताकि मेजर वाले भी उसका लाभ उठा सके और माइनर वाले भी उसका लाभ उठा सके। यहाँ माइनर वालों का ज्यादा फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनर में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया जाता है ना, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए माइनर वालों का फायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें डाटा उनको अच्छा खासा मिल जाता है, तो एग्जाम के टाइम में वो अच्छे से लिख पाते हैं। और मेजर वालों के लिए तो है ही सेशन, क्लियर है। वो सभी टॉपिक दोस्तों पूरे विस्तार से देने का हमारा प्रयास यही रहता है कि आपकी मेजर और माइनर वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, क्लियर दोस्तों। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, वो जरा देख लेते हैं। पहला है हमें इसके दोनों को व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है उस पर चर्चा करेंगे। और सेकंड में हम बात करेंगे दोनों के बीच में अंतर की। दैट्स ऑल, ये 2 ही टॉपिक है, ठीक है ना। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप ये देख लीजिए। देखिए आपको ये तो पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और आपको ये भी पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है।
इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस किस नामों से जाना जा सकता है, और ये बताने का मेरा प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, जब क्वेश्चन पेपर में मान लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अपेक्षा व्यष्टि अर्थशास्त्र की जगह पर विशिष्ट अर्थशास्त्र नाम आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये विशिष्ट अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसके अन्य नामों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्य नाम है दोस्तों अणु अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, विशिष्ट अर्थशास्त्र और आर्थिक व्यष्टि भाव। क्लियर है? इनको अच्छे से नाम अच्छे से रट लीजिएगा, ये मान ला ना, रटना ही है इनको। व्यष्टि अर्थशास्त्र के ये अन्य जो नाम दिए गए हैं आपको, इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम के समय में प्रॉब्लम ना आए। उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के भी कुछ अन्य नाम है, जैसे बृहद अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, आर्थिक समष्टि भाव या सामूहिक पद्धति अर्थशास्त्र। क्लियर है? तो दोस्तों ये सारे नाम आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। सेशन में भी हम कुछ अन्य नामों से समष्टि अर्थशास्त्र को डिस्कस करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी इन्हीं कुछ नामों में से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा आपके जो ये नाम है ये आपके बार बार रिविजन में आ जाए तो आपको याद भी हो जाएंगे। और साथ ही साथ में पुस्तकों में भी दोस्तों इसके अन्य नामों से इसको जो है प्रोनाउंसिएशन किया जाता है इसका। क्लियर है? चलिए तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं दोस्तों अपने सेशन पर, और सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापक आर्थिक विश्लेषण। सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य में संबंध, कि संबंध किस प्रकार के, देखिए संबंध देखना है, मतलब ये कि अब हमें यहाँ पर यह बताना है कि समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र जो है एक दूसरे की पूरक है, दोनों से अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे की पूरक है, ठीक है ना। तो इसे हम दो बिंदुओं के माध्यम से क्लियर करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो आर्थिक विश्लेषण है अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है। समझिएगा पॉइंट को, कि पहले पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है, और दूसरे बिंदु में देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए, अब व्यापक आर्थिक विश्लेषण अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र है ना, व्यापक आर्थिक विश्लेषण अर्थात कि समष्टि अर्थशास्त्र, तो क्या कहा गया है कि व्यापक आर्थिक विश्लेषण में सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। व्यापक आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थात की माइक्रो इकोनॉमी अर्थात की व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता। क्लियर है? तो अब यहां पर हमें मैक्रो इकोनॉमी की डिपेंडेंसी बतानी है, किस पर? माइक्रो इकोनॉमी पर, ठीक है ना। समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करती है, तो एग्जैक्टली निर्भर करती है, पहले व्यवहारिक रूप से सुन लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा आपको भी। दोस्तों ये बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति की इकाई का, है ना, या फर्म की इकाई का, या परिवार की इकाई का। और समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? पूरे राष्ट्रीय आय का। क्लियर है ना, पूरे राष्ट्रीय आय का। तो अब जब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना चाहेंगे या राष्ट्रीय आय निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे? राष्ट्रीय आय कैसे निकालोगे? जब तक आप व्यक्तिगत आय को नहीं निकाल लोगे, है ना, व्यक्तिगत आय को नहीं निकालोगे, तब तक राष्ट्रीय आय का पता कैसे चलेगा आपको? तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए पहले आपको व्यक्तिगत आय निकालनी ही होगी, और जैसे ही आप व्यक्तिगत आय पर जाओगे वैसे ही आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एंट्री कर जाओगे। क्लियर हो पा रहा है ना दोस्तों, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात व्यापक आर्थिक विश्लेषण में सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अब देखिए ये मैटर जो लिखा हुआ, इसको एक बार इस पर फोकस कीजिए, अपने आप पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने और उसके संबंध में नीतियों का निर्धारण करने के लिए, जैसे आय वगैरह का निर्माण करना है ना, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, व्यक्तिगत इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक व्यापक आर्थिक निष्कर्ष सही नहीं हो सकते। भाई व्यक्तिगत आय का पता होगा, उसके बाद ही हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर पाएंगे, राष्ट्रीय आय को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो पर कैपिटा इनकम के बिना दोस्तों नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए कहा गया है दोस्तों, इसीलिए कहा गया है यहां पर कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थात संपूर्ण जो अध्ययन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन पर निर्भर करता है। तो अर्थव्यवस्था की सही जानकारी तभी हो सकती है जब हमें उन सिद्धांतों का ज्ञान हो। कौन से सिद्धांतों का? उन सिद्धांतों का जो व्यक्तियों पर या परिवार पर या फर्मों के जो व्यवहार है उस व्यवहार को प्रभावित करते हो। समझ रहे ना? मतलब व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का हमें ज्ञान होगा, तभी जाकर के अर्थव्यवस्था की सही जानकारी हमें मिल पाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से व्यापक आर्थिक विश्लेषण का कार्य सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के बिना पूरा होना संभव नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण से और ये डाटा आपका पूरा क्लियर, ये मैटर क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए दोस्तों, यहां कहा गया है कि माना कि कम आय पर लोग साइकिल की मांग करते थे। जब लोगों की आय कम थी तो साइकिल की मांग करते थे, लेकिन जैसे ही आय बढ़ने लगी तो साइकिल की अपेक्षा अब स्कूटर की मांग बढ़ने लगी। ठीक है ना? परिणाम क्या हुआ? साइकिल का उत्पादन क्या होगा दोस्तों? इससे घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि साइकिल की मांग अब कम हो रही है तो साइकिल का उत्पादन घटने लगेगा। वहीं स्कूटर की मांग बढ़ने लगी है तो स्कूटर का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा एडवांस उदाहरण है, इसको समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखने में इजी लग रहा है एग्जांपल, है ना? देखने में बहुत इजी लग रहा है ना, बट इससे रिलेट कैसे करेंगे वो समझिए इसको। यहां पर कहा गया है कि जब व्यक्ति की आय कम थी तो वो कुछ में काम चला रहा था, मतलब साइकिल से काम चला रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ने लगी तो अब हर कोई जो है स्कूटर की मांग करने लगा, है ना? और आगे कहा गया है कि इससे पता यह चलता है कि इससे साइकिल की मांग कम हो, साइकिल का उत्पादन कम होगा और स्कूटर का उत्पादन बढ़ जाएगा। आप देखिए यहां दो पक्ष आ रहे हैं। पहला, व्यक्ति की आय से हम क्या पता कर रहे हैं? उत्पादन, कुल उत्पादन पता कर रहे हैं। किसका कुल उत्पादन? साइकिल का और स्कूटर का। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना? तो यहां व्यक्ति की आय से, कि व्यक्ति की आय कम तो साइकिल का उत्पादन ज्यादा, क्योंकि साइकिल की मांग बढ़ेगी, उत्पादन का आय कम होगी तो। लेकिन जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो साइकिल को कोई पसंद नहीं करेगा बल्कि स्कूटर खरीदना चाहेगा, तो स्कूटर का उत्पादन बढ़ने लग जाएगा। तो यहां पर इसीलिए यह कहा गया है कि कुल उत्पादन का पता करने के लिए व्यक्ति की आय का जो डाटा है उसका पता करना आवश्यक है। उसके बिना हम कुल उत्पादन निकाल ही नहीं सकते। आई होप क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम यहां कह सकते हैं कि व्यापक आर्थिक विश्लेषण जो है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पर आधारित होता है। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के बिना व्यापक आर्थिक विश्लेषण संभव नहीं है, इसको सही सटीक रूप से नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है? अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि अब देखिए, अब तक हमने देख लिया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो माफ करना, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर था। अब इसमें इसका उल्टा कर दीजिए कि किस प्रकार की व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। यहां पर उल्टा करना है, वहां पर कुल उत्पादन निकालने के लिए व्यक्ति की आय का पता कर रहे थे। ठीक है ना? अब यहां पर क्या होगा कि व्यक्ति की आय का पता करने के लिए कुल उत्पादन देखना पड़ेगा। उल्टा एकदम, इसका अपोजिट। कैसे? समझिए, बहुत अच्छा सा है दोस्तों। यहां पर देखिए कि सूक्ष्म विश्लेषण में व्यापक विश्लेषण की भी आवश्यकता होती है। कैसे होती है? कि जब कोई फर्म होती है तो उस फर्म ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करते समय या उस प्रोडक्ट को देने के लिए, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मजदूर कार्य कर रहे हैं तो उनको मजदूरी देने के लिए या उसके उत्पादन, जो दोनों ये जो देखिए मजदूरी और मूल्य, मजदूरी जो उसने बनाने के लिए दी है और जो मूल्य जो उस वस्तु का उसने फाइंड करा है, मतलब कि जो उस वस्तु का मूल्य उसने डिसाइड किया है, तो ये दोनों कार्य वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। एक फर्म तो इंडिविजुअल है, इसका अध्ययन किस में होता है? माइक्रो इकोनॉमी में होता है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो ये इकाई है फर्म, इसमें उसकी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए या उसमें दी गई मजदूरी डिसाइड करने के लिए उसे अन्य फर्मों का अध्ययन करना ही पड़ेगा कि अन्य और लोग किस प्रकार से इसको लेके चल रहे हैं। नहीं तो मार्केट में उसकी वैल्यू, अगर मान लें कि अगर उसका मूल्य उसने कुछ इतना ज्यादा रख दिया तो उसका प्रोडक्ट चल नहीं पाएगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी ऑलरेडी बैठे हुए मार्केट में, है ना? इसलिए उसे अन्य फर्मों को देखना ही पड़ेगा। अन्य फर्मों के अनुसार ही वो अपने प्रोडक्ट, अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगा और उसी प्रकार से उनको मजदूरी देगा।
पता चले कि यहाँ पर मार्केट का मजदूरी का रेट मार्केट में 1000 रुपये चल रहा है, अगर ये 5000 रख देता है मजदूरी का रेट, तो सारे मजदूर तो इसकी फैक्ट्री में आके भर जाएंगे, है ना, ये संचालित ही नहीं कर पाएगा। या फिर मार्केट में 1000 चल रहा है और ये 500 रुपए देगा या 800 देगा, तो इसके पास कौन आएगा कार्य करने के लिए? तो इसके लिए उसे अन्य फर्मों के उत्पादन पर या कहें कि मूल्य और मजदूरी पर जो है उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उस प्रकार से जो उसको वहां से जो नॉलेज होगा उस नॉलेज का अप्लाई वो अपनी फर्म पर करेगा। इसलिए कहा गया है कि समग्र का, है ना, समग्र का को ध्यान में रख करके अपनी फर्म के लिए जो है उसको इस्तेमाल करना ही क्या होगा यहाँ पर, व्यष्टि के लिए समष्टि का इस्तेमाल, है ना। तो देखिए कोई भी फर्म मूल्य, मजदूरी तथा उत्पादन को स्वतंत्र रूप से निर्धारित नहीं कर सकती। इस प्रकार सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के कार्यों की पूर्ति के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेना ही पड़ता है। क्लियर है? तो दोस्तों इन सब दोनों मैटरों को हमने पढ़ने के बाद में इतना क्लियर होता है कि व्यापक और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में शास्त्र जो है परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात दोनों एक दूसरे की पूरक है, अलग नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे की पूरक है। ठीक है ना। तो अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब एक छोटा सा निष्कर्ष इन दोनों के लिए। निष्कर्ष में हम ये भी नहीं कहेंगे पूरी तरह पूरक है और ये भी नहीं कहेंगे इनमें डिफरेंस है। हमने ये देख लिया है, निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी परस्पर विरोधी नहीं है, है ना, लेकिन एक समान भी नहीं है, इसमें कुछ भिन्नताएं भी है। परस्पर विरोधी भी नहीं है और परस्पर जो है उसमें एक समानता भी नहीं है, मतलब कुछ भिन्नताएं भी इसके अंदर पाई जाती है। इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें या किसी नीति का निर्धारण करें तो उस समय इन दोनों के जो अंतर है उसको ध्यान में रखते हुए, इसके संबंध को ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी से करेंगे तो ही हमारा जो अध्ययन है वो सही हो पाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी दोनों में मूलभूत अंतर है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना चाहिए, तभी समस्याओं का सही हल निकल पाएगा। आई होप क्लियर होगा दोस्तों यहां तक का, ठीक है ना। चलिए अगर क्लियर है तो फिर अब इसके बाद हम देखेंगे इसके दोनों के बीच में अंतर। अब संबंध हम दोनों पॉइंटों के माध्यम समझ लिया है, अब अंतर पर भी बात कर लेते हैं भाई किस किस प्रकार से अंतर है। तो ये 4 प्रकार के डिफरेंस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। 4 प्रकार के डिफरेंस है दोस्तों, एक बार इसको देखिए। 4 आधारों पर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। 4 आधारों पर कौन कौन सा आधार है? अध्ययन के आधार पर दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, व्यवहार के आधार पर क्या डिफरेंस है, दृष्टिकोण के आधार पर क्या डिफरेंस है और प्रकृति के आधार पर क्या डिफरेंस है। चारों को व्यवहारिक रूप से समझेंगे जिससे कि मैटर पूरा एकदम क्लियर होता चले। मैक्रो इकोनॉमी पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि बुक में थोड़ी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ना वो थोड़ी टफ पड़ती है। मुझे नहीं पता ये राइटर लोग इतना टफ लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो वो थोड़ी आसान लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को पढ़ते ही समझ तो कम से कम समझ तो आना चाहिए ना। डाटा आपका ज्यादा है, चलेगा, हम मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा तो लिखिए जो समझ आए, है ना। पता नहीं कहाँ से तो शब्द निकाल कर लाते हैं जो मतलब पता नहीं, गूगल बाबा भी उसका रिप्लाई नहीं कर पाता, वैसे ऐसे शब्द पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं ये लोग। तो चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, उस डिफिकल्ट को आसान बनाना हमारे कार्य है और सो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो दोस्तों चारों जो डिफरेंस है, चारों डिफरेंस को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं और आपका सेशन यहीं पर इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अध्ययन के आधार पर सबसे पहला है अध्ययन के आधार पर। आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन जो होता है वो व्यक्तिगत इकाइयों का होता है। किसका होता है दोस्तों? व्यक्तिगत इकाइयों का होता है, मतलब सिंगल एंटिटी का होता है ना। एक व्यक्तिगत इकाई का हो जाएगा, फर्म का हो जाएगा, परिवार का हो जाएगा, क्लियर है। तो लेकिन जब हम समष्टि की बात करते हैं तो वहां पर संपूर्ण का अध्ययन होता है। संपूर्ण मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन ले लीजिए, है ना। या फिर किसी, अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी कंपनी का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर वहां पूरा इंडस्ट्रियल एरिया का हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में, क्लियर है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया राष्ट्रीय आय का, कुल उपभोग का, टोटल कितना उपभोग हुआ है, टोटल कितनी आय हुई है, ये सब लिख सकते हो ना। राष्ट्रीय आय, पूरी आय कितनी है, कुल उपभोग कितना है, कुल उत्पादन कितना है, ठीक है ना। तो सामान्य कीमत स्तर क्या रहा, ये सब, ठीक है ना। तो क्लियर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण का। क्लियर दोस्तों, अध्ययन के आधार पर। अगला है आपका व्यवहार के आधार पर। तो व्यवहार के आधार को भी ऐसे समझिए। व्यवहार के आधार का अर्थ यह हुआ
कि समष्टि अर्थशास्त्र, माफ करना, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यक्ति का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? व्यक्ति का अध्ययन होता है। व्यक्ति कैसा होता है? मरणशील होता है ना, एक समय मर जाता है, उसके व्यवहार ही परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में समाज का अध्ययन होता है। ये बताइए, क्या व्यक्ति के साथ समाज भी मर जाता है क्या? नहीं, समाज अमर होता है। समाज अमर होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, परंतु वो अमर होता है। समाज कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरता है, समाज नहीं मरता, है ना। इसलिए छोटा सा यही डिफरेंस, व्यवहार के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन करेगा दोस्तों? मरणशील व्यक्ति के व्यवहार का। व्यष्टि अर्थशास्त्र मरणशील व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करेगा। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है। और ये इन दोनों के बीच में विशेष विशेषता अंतर है, ठीक है ना। चलिए एक बार पढ़ भी लेते हैं इसको, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे सर कंफ्यूजन आ रही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मरणशील व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। क्लियर है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज के अध्ययन के आधार पर आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। समाज अमर है, जबकि व्यक्ति कैसा है दोस्तों? मरणशील है। इसमें परिवर्तन अवश्य होता है। किसमें? समाज में परिवर्तन अवश्य होता है, अतः समाज के व्यवहार में और व्यक्ति के व्यवहार में अंतर हो सकता है। हो सकता नहीं, डेफिनेटली होता है ना, डेफिनेटली होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों के जो है हमने इसका अंतर समझने का प्रयास किया। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो दृष्टिकोण के आधार पर। तो दोस्तों दृष्टिकोण के आधार पर भी हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसका अध्ययन करता है वो है व्यक्तिगत इकाई, मतलब व्यक्ति का। और व्यक्ति का व्यवहार तो दिन ब दिन बदलता रहता है ना। आज उसको क्या पसंद है, कल कुछ और पसंद होगा, है ना। आज कुछ और पसंद है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। उसका व्यवहार निरंतर बदलता है, परिवर्तनशील रहता है, निरंतर बदलता रहता है। जैसे व्यक्ति का जो व्यक्तिगत आर्थिक चर होता है, मतलब उसकी आय, व्यय या जो भी धन जो वो इनकम के रूप में कमा रहा है, आज उसकी आय कुछ और है, कल कुछ और हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत इकाइयां अधिक परिवर्तनशील रहती। कैसी रहती दोस्तों? अधिक परिवर्तनशील रहती। जो व्यक्तिगत इकाइयां होती है जिनका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं वो परिवर्तनशील, अधिक परिवर्तनशील होती है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है दोस्तों, वहां पर पूरे समाज का अध्ययन होता है। और समाज की जो ये इकाई, आर्थिक इकाइयां होती है, ये परिवर्तित तो होती है लेकिन बहुत कम परिवर्तित होती है। इनमें सामाजिक इकाइयों में बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। ये छोटा सा डिफरेंस भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में लास्ट है प्रकृति के आधार पर इनके दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो वो ये है दोस्तों। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, थोड़ा समझने का, है ना। इसमें हम एक छोटी सी बात, चलिए पहले व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो एक होता है अल्पाधिकार। हम बाजार के आधार पर बात कर रहे हैं, बाजार के आधार पर बात कर रहे हैं। एक अल्पाधिकार बाजार होता है दोस्तों, अल्पाधिकार मान लीजिए, ठीक है ना। या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार मान लीजिए, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यहां पर क्या होता है, यहां पर खरीदार और बेचने वाले, मतलब सेलर और बायर, दोनों बहुत ही कम होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि इन्हें अपनी कीमतों का निर्धारण करने के लिए अन्य पर डिपेंड होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई बड़े जो वाहन बनाने वाली कंपनी होती है, तो जब वो अपने वाहन को लॉन्च करती है ना दोस्तों, तो वो अन्य वाहनों की कीमत का भी स्टडी, अन्य वाहनों की जो अन्य कंपनी होती है, वाहन कंपनी, उनकी भी स्टडी करती है। उनकी स्टडी करने के बाद में ही उसको अपने वाहन को लॉन्च कर पाती है। रीजन क्या है कि वहां पर एक्चुअल में बायर सेलर कम है, बहुत कम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो साधन है या कहें कि जो वाहन है वो मार्केट में पिट जाए, बिक ना पाए, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इस प्रकार के बाजार में, या कहें कि ये उत्पादन की एक ऐसी विधि है जिसमें खरीदार, मतलब वस्तु के बहुत कम उत्पादक होते हैं, उत्पादन करने वाले बहुत कम होते हैं, खरीदार भी बहुत कम होते हैं, है ना। तो कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन और कीमत का निर्धारण लेते समय दूसरी उत्पादन इकाइयों के निर्णय को ध्यान में रखते हैं।
आई होप क्लियर होगा। लेकिन जब समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र चूंकि संपूर्ण होता है, मतलब यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात की जाती है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हम उस बाजार को कहते हैं जहां पर बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, मतलब बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता, ठीक है ना। तो विक्रेता और क्रेता बहुत सारे होते हैं, क्लियर है। तो पूरे बाजार में वस्तु की कीमत इस कारण से क्या एक ही होती है, यहां पर पूरे बाजार में वस्तु कीमत एक सारी एक जैसी होती है। उसी प्रकार से पूर्ण एकाधिकार बाजार होता है। पूर्ण एकाधिकार बाजार किसे कहेंगे दोस्तों, जहां पर एक वस्तु का सेलर सिर्फ एक ही है, एक ही बेचने वाला, मतलब एक ही उत्पादन करने वाला है, उसके अलावा उसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो वहां पर भी उसे भी किसी और की स्टडी करने की जरूरत नहीं है अपना मूल्य, अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय, है ना। तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अल्पाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसमें वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते समय अन्य फर्मों की स्टडी करनी होती है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में कहां पर दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण एकाधिकार बाजार, इसके अंतर्गत किसी अपनी कीमत निर्धारित करते समय किसी अन्य की स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही मूल्य होता है। क्यों होता है एक मूल्य? क्योंकि वहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, है ना, इस कारण से वहां पर उसका एक ही मूल्य चलता है। आई होप दोनों मैटर क्लियर होंगे। एक बार पढ़ के भी मैं बता दूं आपको, जिससे कि आपका ये पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और फिर सेशन को करते हैं एंड। ये उत्पादन की वह विधि है जिसमें वस्तु के बहुत कम उत्पादक होते हैं, बहुत कम उत्पादक होते हैं, और कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन और कीमत के निर्णय लेते समय दूसरी उत्पादन इकाइयों के निर्णय को ध्यान में रखते हैं। क्लियर है। समष्टि अर्थशास्त्र में के अंतर्गत, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, विक्रेताओं और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और पूरे बाजार में वस्तु की कीमत एक ही होती है। पूर्ण एकाधिकार में बाजार में वस्तु का अकेला विक्रेता होता है। क्लियर है। अतः दोनों ही बाजार स्थितियों में कीमत निर्धारित करते समय प्रतियोगियों के व्यवहार के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों। तो अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों के टॉपिक पूरी तरह से क्लियर, दोनों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है और कितने क्या क्या किस किस आधार पर अंतर हमने डिस्कस किए हैं, ये आपको अब तक अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों आपको, है ना। अगर प्लीज यार क्लियर हो गया हो ना तो यस करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे, जिससे हाँ कि मुझे समझ आ जाए कि हम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर बिल्कुल एकदम क्लियर, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस किए हैं वो पूरे अगर क्लियर है तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, जिससे समझ आ जाए और हम इसी प्रकार से आपके लिए डाटा कंटिन्यू लाते रहें। और सेशन में आप लोग फिर बता दूं दोस्तों कंटिन्यू ही चलेगा। 2-4 दिन बीच में रुक गया था, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल गए हैं या हम इसको जो है वहीं पर होल्ड नहीं होगा। जो स्टार्ट करा है ना दोस्तों उसको अंतिम तक पहुंचाना हमारा कार्य, पहुंचा के रहेंगे, डोंट वरी। पर हाँ ये होगा कि जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको हम पहले करेंगे, जिसकी डिमांड नहीं आ रही है उसको थोड़ा सा बाद में कर देंगे, लेकिन करेंगे जरूर, है ना, पढ़ाएंगे जरूर। आपसे प्रॉमिस किया है भाई, 3rd ईयर तक आपके साथ रहना है, वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। हाँ हिंदी इंग्लिश के लिए अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे, और अगला सेशन जो हमारा होने वाला है वो होगा समष्टि आर्थिक चर पर, ठीक है ना। तो समष्टि आर्थिक चर, स्टॉक एवं प्रभाव। तो समष्टि आर्थिक चर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें बात डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका प्रभाव क्या पर, तो ये सारी बातें जो है नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे इसके अंतर्गत भी। क्लियर है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। यहां पर क्या बोलता हूं मैं लास्ट में आप सभी जानते हैं अच्छे से, इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू दोस्तों।